हेलो नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कपिल क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम नेट 2021 को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है फर्स्ट और सेकंड, दोनों को हम साथ लेकर चल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। जो अन्य गतिविधियों में लगी हुई है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या कह रहा है? संस्कृति के 4 अध्याय, जिसका प्रकाशन 1956 में होता है। किसके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा होता है। इन्होंने इसमें क्या कहा है? संस्कृति के 4 अध्याय के विख्यात साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है, जिसके लिए उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। क्या कह रहा है? यह पुस्तक पूरी तरह से भारतीय संस्कृति की प्राचीन भारत से लेकर आज़ादी तक की आधुनिक भारत पर शोधपरक तथ्यों के साथ लिखी गई है। इसमें आर्य और द्रविड़ समस्याएं, वैदिक संस्कृति, बौद्ध आंदोलन के कारण और उसके प्रभाव, इस्लाम का आगमन और इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव, सिख मत, भारतीय संस्कृति पर यूरोप का प्रभाव, इसको इसमें दिखाया गया है। गांधी जी, तिलक, स्वामी विवेकानंद, ब्रह्म समाज आदि का राष्ट्रीय एकता में योगदान आदि विषयों को क्रमबद्ध तरीके से इसमें दिखाने का सार्थक प्रयास हुआ है। इसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमें अपने देश की विरासत पर गर्व क्यों करना चाहिए, उसके पीछे कारण क्या है, अपनी संस्कृति से प्रेम क्यों करना चाहिए। भारत में होने वाले भारतीय धार्मिक जागरण में, भक्ति जागरण में तुलसी, कबीर और गुरु नानक आदि थे। इनका उद्देश्य समाज सुधार था, लेकिन विवेकानंद ने पश्चिमी से वैज्ञानिकता पर सीख लेने के लिए जोर दिया, यानी कि उन्होंने इस पर क्या दिया? जोर दिया। साथ ही अपने दर्शन व संस्कृति पर गर्व करने की भी बात कही है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि इस किताब में हम अपनी सांस्कृतिक विरासत की पूरी जानकारी मिलती है, तथा हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होता है, तथा हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करने का मौका मिलता है। हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि हमने पश्चिम से लिया कम तथा दिया अधिक है, यानी कि हमने अपनी संस्कृति को वहाँ तक पहुँचाने का सार्थक प्रयास किया है। इस देश के निर्माण में हर व्यक्ति का योगदान है। एक तरह से उपयुक्त पुस्तकें प्रागैतिहासिक युग से लेकर आधुनिक काल तक का भारत का सांस्कृतिक इतिहास है। ये भारतीय सभ्यता की जड़ों और पहलुओं का बखूबी अंदाज़ा देती है कि हमारी संस्कृति कितनी गौरवपूर्ण थी, हमें उस पर कितना आदर करना चाहिए। इसमें क्या कहा है? ये विचार उत्तेजक पुस्तक भारत के संपूर्ण इतिहास को 4 खंडों में बैठकर इसको विभाजित किया जाता है। ये 4 अध्यायों में क्या है? विभक्त है। पहला अध्याय कौन सा है? भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, जो 3 प्रकरणों में बटा हुआ है। प्राचीन हिंदुत्व से विरोध, ये 7 प्रकरण में बटा हुआ है। हिंदू संस्कृति और इस्लाम 12 प्रकरण में है। भारतीय संस्कृति और यूरोप प्रकरण 17 प्रकरणों में बटा हुआ है। 4 भाग हैं। कौन कौन से? भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, ये 3 प्रकरणों में बटा हुआ है। प्राचीन हिंदुत्व से विरोध 7 प्रकरण में बटा हुआ है। हिंदू संस्कृति और इस्लाम 12 प्रकरण में, भारतीय संस्कृति और यूरोप 17 प्रकरण में बटा हुआ है। यह पुस्तक भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी भूमिका लिखी थी। संस्कृति के 4 अध्याय। पहली क्रांति तब हुई जब आर्य भारतवर्ष में आए, अथवा जब भारतवर्ष पर इनका आर्येतर जातियों से संपर्क हुआ। आर्यों ने आर्येतर जातियों से मिलकर जिस समाज की रचना की, वह आर्य अथवा हिंदुओं की बुनियादी समाज हुआ था। आर्य तथा आर्येतर संस्कृतियों के मिलन से जो संस्कृति उत्पन्न हुई, वही भारत की बुनियादी संस्कृति बनी। इस बुनियादी भारतीय संस्कृति के लगभग आधे उपकरण आर्यों के दिए हुए हैं और उसका आधा आर्येतर जातियों का क्या है? अंशदान है। यानी कि हम इस पुस्तक की क्या कर रहे हैं? समीक्षा कर रहे हैं। दूसरी क्रांति तब हुई जब महावीर और गौतम बुद्ध ने इसे स्थापित ब्राह्मण संस्कृति के विरोध विद्रोह
किया तथा उपनिषदों की चिंतन धारा को खींचकर वे अपनी मनोवांछित दिशा की ओर ले गए। इस क्रांति ने भारतीय संस्कृति को अपूर्व सेवा की। अंत में इसी क्रांति के सरोकार में शैवाल भी उत्पन्न हुए और भारतीय धर्म तथा संस्कृति में जो गदला बनाया। आपने देखा होगा पानी में किस प्रकार से काई जमती है हरे रंग की। वो अपना पानी को क्या करता है, जैसे ही दोपहर का समय हुआ काई है वो पानी के ऊपर शुरू हो जाती है, यानी कि उसको गदला करती है। उसी प्रकार से भारतीय संस्कृति में भी काफ़ी विरोध हुए, विरुद्ध हुए और वह काफ़ी दूर तक है। उन्हीं सवालों का परिणाम था कि आज भारतीय संस्कृति को इतना मान सम्मान नहीं दिया जाता जो पहले प्राचीन भारत में दिया जाता था। तीसरी क्रांति उस समय हुई जब इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में भारत पहुंचा और देश में हिंदुत्व के साथ उसका संपर्क हुआ। चौथी क्रांति हमारे अपने समय में हुई, तब भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ तथा उसके संपर्क में आकर हिंदुत्व एवं इस्लाम दोनों ने नवजीवन को संभव किया। इस पुस्तक में इन्हीं चार क्रांतियों का संक्षिप्त इतिहास है, इन्हीं का ही इसमें वर्णन किया गया है। अब प्रथम अध्याय है, उसको देखते हैं किस प्रकार से विभाजित किया गया है। भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। भारतीय जनता की रचना आर्य द्रविड़ समस्याएं, आर्य और आर्यतर संस्कृति का मिलन। मैंने बताया था ये कितने प्रकरणों में है, 3 प्रकरणों में है। द्वितीय अध्याय में प्राचीन हिंदुत्व से विरोध, बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक बनाम बौद्ध मत, प्राचीन भारत का बाह्य विश्व, बौद्धिक साधना पर सख्त प्रभाव, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। प्रथम अध्याय 3 भागों में विभाजित किया गया है। तीसरा भाग में क्या कहा गया है, इस प्रकार से विभाजित किया गया। तीसरा अध्याय है, इसमें हिंदू संस्कृति और इस्लाम, हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज, हिंदू मुस्लिम संबंध, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव, भक्ति आंदोलन और इस्लाम, अमृत और हलाल का संघर्ष, सिख धर्म। इस प्रकार से तृतीय अध्याय को विभाजित किया गया। कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव, साहित्य और भाषा पर प्रभाव, उर्दू का जन्म, सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप, सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप। अब चतुर्थ अध्याय क्या है, भारतीय संस्कृति और यूरोप। भारत में यूरोप का आगमन, शिक्षा और क्रांति, ईसाई धर्म और भारतीय जनता, हिंदू नवोत्थान, ब्रह्म समाज, महाराष्ट्र में नवो उत्थान, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्राह्म विद्या समाज। धर्म के जीतते जागते स्वरों पर परमहंस रामकृष्ण, कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद, परमवर्ती का उत्थान लोकमान्य तिलक, सौर की भूमिकरण चाय बना ले महायोगी अरविंद, भूमिका सर्वगीकरण महात्मा गांधी का प्रयोग, विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मुस्लिम नवोत्थान सर मोहम्मद इकबाल, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। इस प्रकार से इनको 4 अध्यायों में इस पुस्तक को विभाजित किया गया है, जो निम्न प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। अब इसके कुछ प्रमुख कथन हैं, कौन कौन से हैं उन पर हम देखते हैं। संसार भर में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी या नहीं गई है उनसे आप अपने आप को परिचित करना क्या है, संस्कृति है। ये बातें कहाँ से ली गई है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक से ली गई है। सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना। इतिहास में कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब परिवर्तन की प्रक्रिया और उसकी तेजी कुछ अधिक प्रत्यक्ष हो जाती है। भारतीय इतिहास कांग्रेस के ग्वालियर वाले अधिवेशन में 1952 ईस्वी सभापति के पद से भाषण देते हुए डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी ने ये कहा था, मनुष्य पंजाब और शिवालिक की उस भूमि पर विकसित हुआ होगा जनजीवन ने संसार की सभी जातियों
को 3 नस्लों में बांटा है। गोरे लोग, जिन्हें हम कॉकेशियन कहते हैं। दूसरी नस्ल के वे लोग हैं जिनका रंग पीला होता है और जो मंगोल जाति की है। तीसरी नस्ल उन लोगों की है जिनका रंग काला और इथोपियन परिवार के हैं, यानी कि जाति नस्ल के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। ये महत्वपूर्ण कथन है किसी संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के। जन विज्ञान की कसौटी और भारतीय जनता की दृष्टि से भारतवर्ष में 4 प्रकार के लोग मिलते हैं। एक तरह के लोग भी हैं जिनका कद छोटा, रंग काला, नाथोड़ी और बाल घुंघराले होते हैं। इस जाति के लोग अक्सर जंगलों में बसते हैं। ये लोग उन्हीं आदिवासियों की संतान है जो आर्य और द्रविड़ की आगमन के पूर्व इस देश में आकर बसे थे और शायद जंगली जीवन की आदि होने के कारण अब तक भी शहरों से दूर जंगलों में ही रहने से सुख मानते हैं। दूसरी तरह के लोग कौन से हैं? जिनका कद छोटा, रंग काला, मस्तिष्क से लंबा, सिर पे बाल के घने, नाक खड़ी और चौड़ी होती है, या आदिवासी होते हैं। विंध्याचल के नीचे दक्षिण भारत में इन्हीं लोगों की प्रधानता है। तीसरी जाति के लोगों को कद लंबा, रंग गेहुआ, दाढ़ी मूछ घनी, मस्तक लंबा, नाक पतली, नाक नकुली होती है। जाति के लोग और ये हम भी कार्यों के जिस रूप का वर्णन पुराने साहित्य में मिलता है, अब बहुत कुछ बदल गया है। किसके अनुसार? समय के अनुसार। ये तो थे ये लोगों के प्रकार। अब वर्मा, असम, भूटान और नेपाल। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तरी बंगाल, कश्मीर की उत्तरी किनारों पर पाए जाते हैं कौन से? चौथे नंबर के लोग। क्या फिर कौन से? जिनका मस्तिष्क छोटा, रंग काला, पीला, आकृति चिट्टी न हो, थोड़ी और नाक पसरी हुई होती है। बौद्ध धर्म के लोग साधु धर्म को भूलकर सुख की कामना करने लगे। क्या है? महत्वपूर्ण कथन है। हिंदुत्व का यह विरोध उस समय था जब अंग्रेजी शासन भारत में ठीक से अपनी जड़ नहीं जमा सका था। जड़ के जमते ही बातें बदलने लगी और धर्म प्रचारकों का आगमन अधिकाधिक संख्या में होने लगा। शासन खोल कर तो उसके अनेक साथ नहीं दिया, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से शासन ने उनका खूब साथ दिया। हिंदू धर्म की तुलना में इस्लाम धर्म अंतर्राष्ट्रीय धर्म है, क्योंकि मुसलमान कोच से सारे संसार में फैले हुए हैं और सबके बीच एक प्रकार की धार्मिक एकता की तार हमें सुनाई देती है। ये इसके महत्वपूर्ण कथन थे। निष्कर्ष क्या है? प्रत्येक सभ्यता, प्रत्येक संस्कृति अपने आप में क्या है? पूर्ण होती है। उसके सभी अंश, उसके सभी पहलू एक दूसरे पर आलोकित और सब के सब एक केंद्र में नीचे संलग्न होते हैं। संस्कृतियाँ जब बदलती हैं तो खान पान, रहन सहन, पोशाक सब बदल जाते हैं, किंतु मन उन्हें नहीं बदलता। सोचने की पद्धति उनकी नहीं बदलती। जीवन को देखने वाला दृष्टिकोण उनका एक जैसा रहता है। जनसंख्या की वृद्धि रोकी जा सके और कारखानों की योजनाएं सफल होती हैं। रही तो रोटी भारत को भी मिल जाएगी, इसमें संदेह की गुंजाइश हमें नहीं दिखती। ये इसका क्या है? निष्कर्ष है। इसको देख लेना, ठीक है भाई। लगातार अच्छे से पढ़ते रहिए। कल हम नेक्स्ट क्लास करेंगे शायद पेपर फर्स्ट से लेकर, यानी कि हम टीचिंग हमने नहीं, रिसर्च हमने शुरू कर रखा है, उसी को लेकर हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।